आपका स्वागत है दोस्तों क्लास 10 हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों एक ही सेट में सेट नंबर 4 में अभी मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक भी वीडियो मिस ना होने पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप सभी का जो एग्जाम होगा दोस्तों इसी पैटर्न पर में होगा दोस्तों। ध्यान से देखेंगे, आपको एग्जाम में इस तरीके से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा दोस्तों। ध्यान से देखेंगे, इसी पैटर्न पर होगा। सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ मिलेगा खंड क करके। तो आपको करना क्या है दोस्तों, इससे घबराना नहीं है, इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेगा दोस्तों। अगर आप इसे ध्यान पूर्वक पढ़ लेते हैं दोस्तों, और यहाँ से यहाँ तक अगर आप इसे अभी पढ़ लीजिए, अगर हो सके यही अगर पैराग्राफ एग्जाम में आ जाता है तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ से यहाँ तक कम से कम एक बार पढ़िएगा या 2 बार पढ़िएगा। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाइएगा, जैसे कि हमने इसे पढ़ चुका है। अब यहाँ पे हम आते हैं 1 नंबर पर, गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है, तो गाछ वृक्ष का अर्थ होता है दोस्तों पेड़ पौधे। आपको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। अब दूसरा नंबर पे आते हैं, गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते हैं। तो सही बात है, दांत तो नहीं होगा गाछ वृक्ष का, इसका सही आंसर B नंबर। कोई भी बुड़बक को बता देगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रस पान करते हैं। तो किससे करते हैं, जड़ के द्वारा। आप तो जानते ही, ये बचपन वाला क्वेश्चन है। A नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर पे आते हैं दोस्तों, पेड़ कब मर जाता है। तो पेड़ कब मर जाता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी ना मिलने पर मर जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा B नंबर। तो ध्यान पूर्वक देखेंगे दोस्तों, अभी हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जानेंगे और ऑब्जेक्टिव भी जानेंगे, ग्रामर के क्वेश्चन भी जानेंगे, लेटर कैसे कैसे आते हैं दोस्तों उसको भी जानेंगे। तो पूरा एकदम ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं। निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प चुने। मतलब कि 5 से 8 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। 4 क्वेश्चन, 5 और 8 के बीच 4 क्वेश्चन रहेंगे। उन चारों क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ लेना है, एक बार 2 बार, डायरेक्ट क्वेश्चन में चला जाना है। तो आप इसे यहाँ पढ़े। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से यहाँ तक कम से कम आप यहाँ पढ़ते हुए चलेंगे। हमने इसको पढ़ रखा है तो आपको काम देगा। यहाँ ध्यान से पढ़ लीजिएगा 1-2 बार और डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाना है दोस्तों। ये 5 नंबर का क्वेश्चन में हम आ चुके हैं। ध्यान से देखेंगे, हंस लो 2 क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या है। तो क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर है क्रंददान है। क्या दोस्तों, क्रंददान इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़े होंगे तो ऊपर में दिखा होगा आपको क्रंददान, यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर में। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, 2 बार पढ़िएगा और ध्यान से इसको टिक कीजिएगा। दूर तलक किसकी गाथा है। तो दूर तलक किसकी गाथा है, इसका सही आंसर हो जाएगा धरती। क्या है, धरती। आप पढ़े होंगे तो जान जाएंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा D नंबर। अब आते हैं 7 नंबर पर दोस्तों, नील गगन का क्या एक शब्द क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों, नीलांबर होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे 8 नंबर पे आते हैं, खिलता फूल क्या हो जाता है। खिलता फूल क्या हो जाता है दोस्तों, मलन हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा A नंबर। आते हैं दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रामर में, हिंदी ग्रामर के ये क्वेश्चन है। हिंदी ग्रामर के बाद हम लोग बुक वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चलेंगे। तो इसी पैटर्न में होगा, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। इस तरीके से रहेगा एग्जाम में और दे देगा क्वेश्चन। ड्राइवर बस चला रहा है। क्या चला रहा है, बस चला रहा है। तो ये कैसा है, ये सकर्मक क्रिया है। क्या दोस्तों, सकर्मक क्रिया। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ड्राइवर बस चला रहा है तो आपको सवाल करना है, क्या चला रहा है, बस चला रहा है। तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 10 नंबर पे आते हैं, जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो वहाँ कौन सी क्रिया होती है। तो सभी को पता है, वह होती है सकर्मक क्रिया। जहाँ पे कर्ता भी हो, क्रिया भी हो और कर्म भी, तीनों मौजूद हो, उससे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा B नंबर। अब यहाँ पे आते हैं 11 नंबर पर, तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूँगा। और जहाँ पे आ जाए दोस्तों आंख मूंद के जो है ना, हम बता रहे हैं, इसका संयुक्त वाक्य करके आइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा C नंबर। अब आते हैं दोस्तों 12 नंबर पर, तुम समझ गए ना, तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूँगा। इस वाक्य का प्रकार क्या है, तो ये संयुक्त वाक्य है। जहाँ पे और आ जाए जोड़ने वाला और यहाँ पे
संयुक्त वाक्य करके आइएगा। इसका सही आंसर सी नंबर है। 12 नंबर में आते हैं, सूर्य उदय हुआ और उजाला छा गया, यह निम्न में से कौन सा वाक्य है? सूर्य उदय हुआ, यहाँ पे क्या है दोस्तों? और है उजाला छा गया, क्या हो सकता है? संयुक्त वाक्य। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पे आप देख रहे हैं डी नंबर, तो मत बोलिएगा कि गलत बता रहे, ये सही आंसर है दोस्तों, हमने पढ़ चुका है पहले। आप 13 नंबर देखेंगे, बालक चांद की देख रहा है, कहाँ देख रहा है? चांद की ओर देख रहा है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर को ध्यान से देखेंगे दोस्तों, घटा का एक अर्थ होता है घटना और दूसरा क्या होता है? तो इसका आंसर होता है बादल। क्या होता है दोस्तों? घटा मतलब बादल, उसका दूसरा अर्थ होता है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, याद कर लीजिएगा। 15 नंबर, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, वाच्य का कौन सा भेद है? तो वाच्य का ये कौन सा भेद है? ये कर्मवाच्य है दोस्तों। क्या? कर्मवाच्य, याद रखेंगे। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, ये कर्मवाच्य, याद रखेंगे, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर पे आते हैं, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों समास। क्या कहते हैं? समास, याद रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन है, ये बुक से लिया गया है, तो ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 17 से 18 के लिए सही विकल्प चुनें। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, हमने इसे पढ़ चुका है पहले ही, तो इसे आप ध्यान से पढ़िए एक बार दो बार। और यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा है? तो किस बात का दुख हो रहा है? कि कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर दोस्तों। यहाँ पे आते हैं 18 नंबर पर, गद्यांश में लेखक का यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी, कोई कमी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर दोस्तों, याद रखेंगे। आते हैं, ये हमारा इसी पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा सेम टू सेम, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। निम्नांकित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 20 तक के लिए सही विकल्प को चुने। इस तरीके से और एक रहेगा दोस्तों, ये इसको मतलब कि बुक वाला पैराग्राफ जो आप पढ़ चुके हैं, विकल उनम थे उनम विश्व के निदाघ के सकल जान आए अगाध दिशा से अंत के घन तप धारा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बुक से लिया गया है। 19 नंबर देखेंगे, जल से फिर शीतल कर दो का संकेतार्थ क्या है? संकेत अर्थ क्या है? तो ये दोस्तों इसका अर्थ है शांति और सुखी लाना। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पर, कवि ने बादलों को क्या कहकर पुकारा है? तो क्या कहकर? आगाध दिशा से आने वाले, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान पूर्वक इसी तरीके से देखते रहिएगा दोस्तों। मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बतलाऊंगा एग्जाम रिलेटेड। 21 नंबर देखें, आग के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही? तो ये सही आंसर हो जाएगा पेट की आग को शांत करने की। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर की ओर, बालक अमीरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे? तो किस मंदिर में जाया करते थे? बालाजी मंदिर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 23 नंबर को ध्यान से देखेंगे दोस्तों, लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? तो कौन जानते हैं? खीरा बेचने वाले। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर में आते हैं, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? तो क्या खरीदा था? सभी बच्चों को पता होगा, खीरा खरीदा था। सी नंबर इसका सही आंसर। 25 नंबर पे आते हैं, विकल उनम थे उनम पंक्ति किस कविता की है? तो यह है उत्साह का। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ए। 26 नंबर पर आते हैं, नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यकता तत्वों की चर्चा की है? मोस्ट इंपोर्टेंट है।
तो सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों नदियों का पानी, मिट्टी का गुणधर्म और सूर्य की किरणें, किसानों की मेहनत, इनमें सभी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। याद रखेंगे नागार्जुन ने फसल के लिए आवश्यक तत्वों का चर्चा किया है, इन सभी का किया है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आते हैं 27 नंबर पर, ये तो सभी होगा 27 नंबर। हमारे हरी हरिल की लकड़ी पंक्ति में हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, कृष्ण को कहा गया है, इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर। 28 नंबर पर आते हैं, संगीतकार किसे उसका बचपन याद दिलाता है? संगीतकार जो है किसे उसका बचपन याद दिलाता है? तो वह दिलाता है प्रमुख गायक को याद दिलाता है उसका बचपन, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर पर दोस्तों, गंगटोक में रंगीन पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों याद रखेंगे, तो ये फहराई जाती है किसी नए कार्य की शुरुआत में, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। आते हैं 30 नंबर पर, उसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन है दोस्तों, लेखक अपने आप को किसका उपभोक्ता समझ बैठा था? तो किसका समझ बैठा था? विस्फोट का इसका सही आंसर हो दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट खंड ख में इसी तरीके से आपको एग्जाम में खंड ख देखने को मिलेगा, जिस पर आपको इस तरीके का दोस्तों पैराग्राफ मिलेगा। क्या मिलेगा? पैराग्राफ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरीके का पैराग्राफ मिलेगा, इसको आप ध्यान पूर्वक पढ़िएगा दोस्तों। उसके बाद क्या है कि आंसर देना है। तो दोस्तों ध्यान पूर्वक देखिएगा, 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन का आंसर आप कीजिएगा ना दोस्तों, वह होगा पैराग्राफ से, जो पैराग्राफ को पढ़ करके आंसर लिखिएगा। उसके बाद जो 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन होगा ना, उसे अपने से लिखना होगा। तो इसे ध्यान से देखेंगे, मनुष्य के शरीर पर विलायती विद्वान ने क्या लिखी है? तो विलायती विद्वान के अनुसार उत्तर अवसर की हंसी उदास मनुष्य को प्रफुल्लता कर देती है और आनंद से दुख शोक की दीवार ढा जाती है। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ढा जाती, इसका आंसर हो जाएगा। 32 नंबर पर आते हैं, पुराने समय में लोगों ने हंसी के बारे में क्या कहा? तो पुराने समय में लोगों ने हंसी को स्वास्थ्य के लिए आवश्यक समझकर उसे महत्व दिया। उनके अनुसार जितनी ही अधिक आनंद से हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी, क्योंकि पेट फुलाकर हंसने से मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं, चित्त प्रसन्न हो जाता है और उसे पाचन शक्ति बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर 33 नंबर पर, डॉक्टर हस्फलैंड ने एक पुस्तक में हंसी के बारे में क्या लिखा है? तो डॉक्टर हस्फलैंड ने एक पुस्तक में आयु बढ़ाने के उपाय के संबंध में लिखा है, हंसी बहुत ही उत्तम चीज है, यह पाचक, इससे अच्छी औषधि और कई नहीं, एक रोगी ही नहीं, हंसी सबके लिए बहुत ही काम की वस्तु है। 34 नंबर पर आते हैं, एक अंग्रेज डॉक्टर ने हंसी के बारे में क्या कहा है? तो एक अंग्रेज डॉक्टर ने कहा है कि किस नगर में दवाई लदे हुए 20 गधे ले जाने से अच्छा एक हौसड़, ध्यान से देखिएगा, हौसड़ आदमी को ले जाना लाभकारी है, मतलब कि हंसने वाले व्यक्ति को। 35 नंबर में देखिए, हंसी को एक शक्तिशाली इंजन की तरह क्यों माना गया है? हंसी से प्राप्त आनंद के शक्तिशाली इंजन से शोक और दुख की दीवारें को ढाया जा सकता है। अब यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न, मन डेमोक्रेटिस कितने वर्ष तक जिया? प्रश्न, मन डेमोक्रेटिक 109 वर्ष तक जिया। हंसी भीतर आनंद को कैसे प्रकट करती है? हंसी भीतर आनंद का बाहरी चिन्ह है, अर्थात हमारे मन, प्राण, हृदय आदि में जब आनंद का भाव उत्पन्न होता है, यानी हृदय प्रसन्न होता है, तब उसका प्रकटीकरण चेहरे पर हंसी के रूप में होता है। हम खिलखिलाकर हंसते हैं, अर्थात खुश होते हैं। ये है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग बुक वाला क्वेश्चन करेंगे, 3 नंबर वाला, जिंदगी किसका नाम है? जिंदगी
जिंदा दिल का नाम है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ध्यान से देखिएगा 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो बुक से लिया गया है। तो यह हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान पूर्वक देखेंगे। लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखे। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। लेखिका और उसके पिता के विचार आपस में टकराते थे। पिता लेखिका को देश समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे, किंतु उसे घर तक ही सीमित रखना चाहते थे। वे उसके मन में विद्रोह और जागरण के स्वर्ण भरना चाहते थे, किंतु उसे सक्रिय नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन चाहती थी कि वह अपनी भावनाओं को प्रकट भी करे, वह देश की स्वतंत्रता से सक्रिय होकर भाग ले। यहीं आकर दोनों की टक्कर होती है। विवाह के मामले में भी दोनों के विचार टकराए। पिता नहीं चाहते थे कि लेखिका अपनी मर्जी से राजेंद्र यादव से शादी करे, परंतु लेखिका ने उसकी परवाह नहीं की। ये इसका आंसर है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर कर लीजिएगा। 2 बार पढ़िएगा, 3 बार पढ़िएगा, अपने शब्दों में इसको एग्जाम में लिखिएगा दोस्तों, ध्यान पूर्वक लिखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। 10 नंबर में आते हैं दोस्तों, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। उन्होंने कभी धार्मिक कट्टरता तथा सुंदरता को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने मुसलमान होते हुए भी कट्टरता को स्वीकार नहीं किया। वे हिंदू मुसलमान दोनों को समान दृष्टि से देखते थे। वे जिस श्रद्धा व आदर के साथ मंदिर में शहनाई बजाते थे, उसी आदर भावना के साथ मुहर्रम में नोहा बजाते थे। वे मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। उन्होंने खुदा से कभी अपने लिए सुख समृद्धि की मांग नहीं की, वे तो सच्चे सुर की मांग करते थे। ये दोस्तों इसका आंसर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर आप इसे याद कर लीजिएगा। 41 नंबर पे आते हैं, लेखक ने किसे कूड़ा करकट कहा और क्यों। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में ज़्यादातर आता है। संस्कृति के नाम पर पुरानी आर्थिक रूढ़ियों को ढोना, वर्ण स्वास्थ्य के नाम पर समाज में भेदभाव को बनाए रखना कूड़े करकट का ढेर है। लेखक के अनुसार ऐसा गली सड़ी परंपराएं निभाने योग्य नहीं है। इसका आंसर दोस्तों यहीं तक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट के, और उसके बाद लेटर को भी जानेंगे दोस्तों, लेटर। उसके बाद 5 नंबर वाले क्वेश्चन, तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों। 42 नंबर का क्वेश्चन, बिना विचार घटना और पत्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों कुछ इस प्रकार, हमारे मत में बिना विचार घटना और पत्रों के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती है। ये तीनों बातें कहानी के आवश्यक तत्व होते हैं। जब तक कोई विचार नहीं आएगा तब तक कहानी बन ही नहीं सकती। घटना कहानी की कथावस्तु को आगे बढ़ाती है और पत्रों के माध्यम से कहानी कही जाती है। यशपाल का कथन तो नई कहानी पर व्यंग है, अर्थात नई कहानी में विचार घटना और पत्रों का अभाव रहता है, तभी वह रोचक एवं उद्देश्यपूर्ण नहीं होती। इसका सही आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर पर दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखेंगे। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप जरूर याद कीजिएगा। बच्चे की मुस्कान सहज एवं निश्चल होती है। उसकी मुस्कान उसके हृदय की प्रसन्नता को अभिव्यक्त करती है। बड़े व्यक्ति की मुस्कान में प्रायः बनावटीपन होता है। वह अवसर देखकर मुस्कुराता है, उसमें निश्चलता की झलक नहीं होती। इसका आंसर है दोस्तों, इसे आप जरूर याद कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर की ओर। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखेंगे। फागुन में मदकता का प्रभाव विशेष रूप से होता है। यह मदकता उसे अन्य ऋतुओं से अलग कर देती है। फागुन में वसंत का मोहक सौंदर्य देखते ही बनता है। फागुन के महीने में
निर्वजों परिस्थित होने वाले प्राणियों तथा प्रकृति में भी जान पड़ जाती है। इस ऋतु में उत्साह का संचार होता है। फागुन मास मौज मस्ती लेकर आता है दोस्तों। इसका आंसर इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। आते हैं 45 नंबर की ओर। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसे सहयोग किस तरह संभालते हैं? इसका सही आंसर दोस्तों ध्यान से देखिएगा। जब कोई व्यक्ति सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर अचानक लड़खड़ा जाता है तो उसके सहयोगी ही उसे बल, उत्साह, साहस, शाबाशी और साथ देकर संभालते हैं। वे अपने शक्ति उसके लिए लगा देते हैं। वे उसकी कमी के पूरा करने का भरसक प्रयास करते हैं दोस्तों। इसका आंसर था, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। 46 नंबर पर आते हैं। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। घर में माँ बच्चे के लाख छटपटाने पर भी उसे पकड़कर उसके सिर में चुल्लू भर कड़वा तेल डाल देती थी। वह सिर को तेल से सराबोर करके ही छोड़ती थी। फिर माथे पर काजल की बिंदी लगाती और फूलदार लट्टू बांधकर कुर्ता टोपी पहना देती। इस प्रकार माँ के हट से तंग आकर बच्चा सिसकने लगता था। तब वे बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते, पर बाहर आते ही उनकी प्रतीक्षा करता बालकों का झुंड मिला जाता था। तब वह अपने खेल के साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता था। हमारे विचार से वह खेलने का अवसर पाकर सिसकना भूल जाता था। ये इसका सही आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक देखिएगा दोस्तों। उसके बाद हम लेटर में जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाल गोविंद भगत प्रभु भक्ति के मस्तिष्क भरे गीत गाया करते थे। उनके गानों में सच्ची टेर होती थी। उनका स्वर इतना मोहक, ऊंचा और आरोही होता था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। औरतें उस गीत को गुनगुनाने लगती थी। खेतों में काम करने वाले किसानों के हाथ और पांव एक विशेष लय में चलने लगते थे। उनके संगीत में जादुई प्रभाव था। वह मनमोहन प्रभाव सारे वातावरण पर छा जाता था। यहाँ तक कि घन घोर सर्दी और गर्मियों की उष्ण भी उन्हें डिगा नहीं पाती थी। ये दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 48 नंबर का क्वेश्चन। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहांगिनी में घी का काम कैसे किया? तो ये ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रज की गोपियां इस प्रतीक्षा में बैठी थी कि देर सवेरे कृष्ण उनसे मिलने अवश्य आएंगे या अपना प्रेम संदेश भेजेंगे। इससे वे तृप्त हो जाएंगी। इस आशा के बल पर वे वियोग की वेदना सही रही थी, परंतु ज्यों ही उनके पास कृष्ण द्वारा भेजा गया योग संदेश पहुंचा, वे तड़प उठी। उनकी विरह ज्वाला तीव्रता से भड़क उठी। उन्हें लगा कि अब कृष्ण उनके पास नहीं आएंगे। वे योग संदेश में ही भटककर उनसे अपना पीछा छुड़ा लेंगे। इस भय से उनकी विरहांगिनी भड़क उठी। इसका आंसर यहीं तक है दोस्तों, आप इसे जरूर याद कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब है दोस्तों ये क्वेश्चन, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की और संकेत करना चाह रहा है? तो संगतकार के माध्यम से कवि उन लोगों की और संकेत करना चाह रहा है जो मुख्य व्यक्तियों की छवि बनने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। वे स्वयं तो पीछे रहते हैं पर अपने मुख्य गायक नेता का ऊंचा उठने में मदद करते हैं।
इनकी भूमिका रचनात्मक होती है। ये लोग अपने आदर्श व्यक्ति की छवि को निखारते हैं, मुसीबत में साथ देते हैं तथा ढूंढस बांधते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। आते हैं 49 नंबर के क्वेश्चन पर। माता का आंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखे। तो आपको अपने शब्दों में लिखना है दोस्तों। इस पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति वात्सल्य उन अनेक स्थलों पर व्यक्त हुआ है। जैसे कि पहला नंबर दे के लिखा है, पॉइंट दे के लिखा है दोस्तों, आप भी पॉइंट देकर लिख सकते हैं। तो आप इसे जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इसे क नंबर, ख नंबर, ग नंबर, उसके बाद माता का, वो पिता का था, ये माता का, फिर क नंबर, ख नंबर, ग नंबर। अब आते हैं दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध में दोस्तों। निबंध जो है कंप्यूटर की आवाज़, कंप्यूटर की आज की ज़रूरत जो है निबंध आ सकता है दोस्तों। तो ज़रा आप इसे देखेंगे। अथवा कंप्यूटर विज्ञान का अद्भुत वरदान है। भूमिका लिखिएगा आधुनिक उपकरण, कंप्यूटर निर्देश, गणक संचार व्यवस्था, उपसंहार। ध्यान से देखिएगा, हम इसे नहीं पढ़ेंगे लेकिन आप इसे ज़रूर एक बार दो बार देखिए कैसे लिखना है, आपको समझ में आ जाएगा, याद रहेगा, आप लिख पाएंगे। ध्यान से देखेंगे। फाइलों के स्टोरों की ज़रूरत, संचार व्यवस्था, उपसंहार। अब दोस्तों ये दूसरा नंबर में आता है जो मनोरंजन के आधुनिक साधन। ये दूसरा टॉपिक है दोस्तों, इस पर आपको निबंध लिखना है मनोरंजन के ऊपर। तो मनोरंजन के ऊपर भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद हम लोग लेटर में आते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। मेरे जीवन का लक्ष्य, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप देख लीजिए। 3 है दोस्तों, 3 इस तरीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों पत्र में, ध्यान से देखिएगा। वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को एक पत्र लिखे। तो इस तरीके से आप पत्र लिखेंगे दोस्तों अपने पिताजी को, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले छात्रावास विद्यालय का नाम, उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अथवा करके दिया हुआ है। इसका मतलब कि आप ऊपर वाला लिख सकते हैं या फिर इसे, दोनों में से किसी एक को। तो आप जिसे अच्छा है उसे लिख सकते हैं, दोनों में से एक। 4 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे भी आप देख लीजिए, काफ़ी आसान है। तो आप यहाँ से फिर महोदय करके लिखिएगा दोस्तों, यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। विज्ञापन भी आ जाता है दोस्तों। विज्ञापन लिखने के लिए 52 नंबर, कलम बनाने वाली कंपनी की ओर से लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करें। ये विज्ञापन भी आ सकता है दोस्तों, एक विज्ञापन ही रहता है। तो आप कैसे बनाएंगे ध्यानपूर्वक देख ले। टाइटल एकदम अच्छा देना है दोस्तों, एकदम बड़ा बड़ा। उसके बाद इस तरीके से आपको बनाना है। अब आते हैं दोस्तों हर्बल टूथपेस्ट के लिए 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार करें। तो आप कुछ इस तरीके का हर्बल टूथपेस्ट का भी विज्ञापन इस तरीके से तैयार करेंगे दोस्तों। यहीं तक था दोस्तों इसका आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैथ साइंस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।